Hello students, good morning. Most welcome to everyone in today's chemistry. This time the topic's principle of atom conservation is going on. Clear students? So I would like to solve some more numericals on the basis of principle of atom conservation. In the series of numericals, the next numerical is a mixture of MgCO3 and CaCO3 is heated for a long time. Then its weight decreases by 50%. Find out percentage composition of the mixture. क्लियर? तो बच्चों इसमें आपको कोई रिएक्शन भी नहीं दी गई है, बस ये क्वेश्चन इतना ही है। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कोई डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आ गया, उसमें मिक्सचर है, वो कई सारे कंपोनेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा CO2 देगा, कौन सा नहीं देगा, या कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज होगा या कौन सा नहीं होगा, या किसी भी मिक्सचर को किसी भी थर्ड कंपोनेंट से रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा। सबसे पहले हमें यह सेल्फ पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है, और हम सबको पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज होता है, CO2 देता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज होता है और CO2 देता है। तो हम अपने हिसाब से एक जनरल रिएक्शन हमने लिख दिया है, MgCO3 प्लस CaCO3 दोनों का मिक्सचर है, उसको हीट कर दिया गया। हीट करने से MgCO3 कन्वर्ट होगा MgO में, CaCO3 कन्वर्ट होगा CaO में, और दोनों CA में क्या रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। क्लियर? बाकी यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि मिक्सचर यहाँ पे 100 ग्राम है। कितने ग्राम है? 100 ग्राम। आप 100 ग्राम मान सकते हो, 1 ग्राम मान सकते हो, 2 ग्राम मान सकते हो, XYZ कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए, सबसे ईजी बनाने के लिए हमने इसको 100 ग्राम मान लिया, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको जो हीट किया गया है तो ये बताया गया कि इसका वेट 50% लॉस हो गया, जो भी इसका वेट था उसका 50% लॉस हो गया, मतलब आधा लॉस हो गया। अच्छा, वेट लॉस क्यों हुआ? ये तो सॉलिड फॉर्म है, ये तो हीट करने के बाद भी, जब इसको मिक्सचर को हीट करेंगे तो ये तो हमें बाद में भी मिलेंगे सॉलिड के फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म में। लॉस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म हो रही है, वो रिलीज हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, इसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर का जो भी टोटल मास होता है उसका 50% मास किसका होता है? CO2 का होता है, क्योंकि 50% वेट लॉस हुआ है। तो अगर इसको हम 100 ग्राम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 50 ग्राम। इसको 50 लिखेंगे तो इसको 25 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे तो इसको 0.5 लिखेंगे। क्लियर? तो परसेंटेज में पूछा गया इसकी, तो हमने मान लिया टोटल 100 ग्राम है और 100 में ये 50 ग्राम CO2 रिलीज हुई होगी। तो ये जो रेसिड्यू मिला इसका भी वेट कितना होगा? 50। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो ये 100 है और ये भी 50 है, तो ये 50 ज़रूर होगा। क्लियर? अब 100 में कंसीडर कर लेते हैं कि MgCO3 x ग्राम है, तो CaCO3 कितना लिखेंगे हम लोग? 100 माइनस x। यहाँ पे y ग्राम मान लिया, MgO है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? 50 माइनस y ग्राम। क्लियर? हालांकि हमको कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमें इसको कंसीडर करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके बता देते हैं। कभी अगर आपसे वेट ऑफ रेसिड्यू पूछा जाए तो आप वेट ऑफ रेसिड्यू कैसे फाइंड करोगे, इसलिए हमने इनके भी मास हमने कंसीडर कर लिए हैं। क्लियर? अब हम POC के अकॉर्डिंग अगर हम ये बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के टोटल एटम जितने यहाँ पे उतने ही मैग्नीशियम के टोटल एटम यहाँ पे हैं। कैल्शियम के टोटल एटम जितने यहाँ पे उतने कैल्शियम के टोटल एटम कहाँ पे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड में। कार्बन के टोटल एटम यहाँ पर प्लस कार्बन के टोटल एटम यहाँ पे, वो जितने ही कार्बन है वो टोटल एटम कहाँ पे हैं? CO2 में है। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे, जितने टोटल हैं वो टोटल कहाँ पे होंगे? मैग्नीशियम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन MgO प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2, ये दोनों बराबर होंगे। अब हमें जैसा कि हमें परसेंटेज ऑफ MgCO3 और परसेंटेज ऑफ CaCO3 में फाइंड करना है। क्लियर? तो MgCO3 में 3 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन। CaCO3 में भी 3 तरह के एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। हम उस एलिमेंट पे POC अप्लाई करते हैं, हम उस एलिमेंट पे POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, जिस एलिमेंट के टोटल एटम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड किसी एक साइड हम एक्चुअल नंबर में काउंट कर सके विदाउट एनी अननोन वैल्यू। तो बच्चों देखो, अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम काउंट करेंगे तो यहाँ पे x के टर्म में आएगा, इधर मैग्नीशियम के एटम y के टर्म में आएगा। मैग्नीशियम पे POAC अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, देखते जाओ। क्लियर? कैल्शियम पे अप्लाई करेंगे तो इधर x के टर्म में है, इधर y के टर्म में है। कैल्शियम पे भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कार्बन पे अप्लाई करना चाहें तो कार्बन यहाँ दोनों में मिला के x के टर्म में होगा,
इधर एक्चुअल नंबर में आ जाएगा, तो आराम से हम लोग POAC अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो मेथड, दो तरह के मेथड बताए गए हैं। एक हमारा है POAC ऑन मैग्नीशियम एटम। तो मैग्नीशियम के एटम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू 1 क्यों लिया गया है? कल भी मैंने बताया था, एक मोल उस कंपाउंड में जितने मोल उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम होंगे उतने मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO 1 इंटू वेट ऑफ MgO अपॉन मॉलिकुलर वेट। POAC अगर कैल्शियम पे अप्लाई करते हैं 1 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 50 माइनस y अपॉन 56। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू 1। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिख लोगे। मान लो आपने y को x के टर्म में लिख लिया, क्लियर, y नहीं रह गया, y इज इक्वल्स टू x आ गया। अब यहाँ पे y के प्लेस पे आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो दोनों तरफ x अननोन है, वो सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। इसका सेकेंड मेथड है, क्लियर, मेथड सेकेंड POAC ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन के लिए कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट x ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट 84 इंटू 1 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना 100 माइनस x अपॉन मॉलिकुलर वेट 100 होता है इंटू 1 इज इक्वल्स टू CO2 का मास वेट 50 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 इंटू 1। यहाँ पे बच्चों सिर्फ x अननोन है, और जब x अननोन है तो x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 71.59%। तो x की वैल्यू 71.59% आ गई है। x क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है, वो भी कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। और कोई भी सब्सटेंस 100 ग्राम में जितना अमाउंट होता है उसका परसेंटेज होता है, क्लियर, क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे 100 ग्राम में 71.59 ग्राम है, जो कि 71.59% है। मैग्नीशियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करोगे? 100 में से इसको सेपरेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नोट है, POAC कैन नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इक्वेशन। इन दिस टाइप इक्वेशन क्वेश्चंस वी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे केसों में हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे तो धीरे धीरे हमें इक्वेशन अपने आप जो है बच्चों लर्न हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी हमारा POAC से ही सॉल्व होगा, बाकी से नहीं सॉल्व हो पाएगा। इक्वल वेट ऑफ मरकरी एंड आयोडीन कंप्लीटली रिएक्ट्स टू फॉर्म मर्क्यूरस आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड। नन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड टू मर्क्यूरिक आयोडाइड फॉर्म। Atomic weight of mercury given 200 and atomic weight of iodine given 127. Firstly, we should calculate molecular weights of every reactants and every products. Clear? तो molecular weights of Hg2I2 का क्या होगा? 654 हो जाएगा, एंड molecular weight of HgI2 कितना हो जाएगा? 454 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी गई है, आपको इक्वेशन खुद लिखना है, क्लियर। तो बस सिंपल सी रिएक्शन है, हमें बैलेंस भी नहीं करना है, बस आप एक जनरल रिएक्शन लिख दो, भाई मरकरी है और आयोडीन है, इनकी दोनों की रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है इसमें? Hg2I2 मिलता है और HgI2 मिलता है। बस इतना जितना बताएगा उतना लिख दो, काम खत्म। ये कहा गया कि इक्वल वेट दोनों के लिए गए, तो आप इक्वल वेट दोनों के x ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। मान लो हमने x लिख दिया, क्लियर। अब हम सबको ये भी पता है कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस ना अंदर से बाहर जा रहा ना बाहर से अंदर आ रहा, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट है। तो जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट टोटल x प्लस x 2x ग्राम है, तो मास प्रोडक्ट का भी 2x ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब 2x में से अगर ये y ग्राम आ गया तो ये कितना हो गया? 2x माइनस y ग्राम आ गया, क्लियर, 2x माइनस y ग्राम आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है y अपॉन 2x माइनस y का रेशियो पूछा गया है। भाई मास ऑफ Hg2I2 अपॉन HgI2 का मास पूछा गया है, और Hg2I2 का मास आपके अकॉर्डिंग क्या है? y ग्राम है। इसका मास आपके अकॉर्डिंग क्या है? 2x माइनस y ग्राम है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी फाइंड द रेशियो ऑफ y अपॉन 2x माइनस y, क्लियरली। नाउ अप्लाइंग POAC ऑन मरकरी एटम, क्लियर। मरकरी एटम, यहाँ पे ये मरकरी है,
इधर प्रोडक्ट में मरकरी के कुछ एटम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हैं। ये सारे मरकरी एटम कहाँ से हैं? इस मरकरी से हैं। तो जितने मरकरी के एटम यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को मिला के होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मरकरी पे पीओसी अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मरकरी इंटू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मरकरी अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ मरकरी। द वेट ऑफ मरकरी इज x ग्राम एंड एटॉमिक वेट इज 200 ग्राम इज इक्वल्स टू, in this case, number of moles of Hg2I2 into 2, since one molecule of Hg2I2 contains 2 molecule of mercury atom. Clear? 2 into the weight of Hg2I2 y gram and its molecular weight is 654 plus number of moles of Hg2I2 into 1 y. The reason is that 1 mole of Hg2I2 or 1 molecule of Hg2I2 contains 1 mole or molecule mercury. Clear? So 1 into the weight of Hg2I2 2x minus y and molecular weight is 454. Equation number first. Now applying POAC on iodine atom. हमने आयोडीन एटम पे POAC अप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इंटू 2, क्यों? क्योंकि एक मोल में 2 मोल आयोडीन है। तो और मोल का फार्मूला क्या होगा? उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट 254 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मोल में 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, प्लस यहाँ पे भी एक मोल में 2 मोल आयोडीन है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। क्लियर? यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? y अपॉन 2x माइनस वाई। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल। सॉल्व करने के बाद y अपॉन 2x माइनस वाई की रेशियो सॉल्व करने के, और वो जो रेशियो होगा वो अपना आंसर होगा स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो सही से। ठीक है? मेथड इसका एक और मेथड है। क्लियर? देखो, मरकरी प्लस I2 ये हो गया 100 ग्राम 100 ग्राम, ये टोटल 200 हो गया। 200 में इसको x कंसीडर कर लो, 200 माइनस x हो गया। ठीक है? POAC ऑन मरकरी एटम पे अप्लाई कर दो। मरकरी एटम पे अगर जब आप अप्लाई करोगे तो 1 इंटू 100 अपॉन 200, 100 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स अपॉन 654 प्लस 1 इंटू 200 माइनस एक्स अपॉन 454। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको रेशियो क्या लाना है? x अपॉन 200 माइनस एक्स लाना है। तो ये अपना एक शॉर्टकट मेथड हो गया। x अपॉन 200 माइनस एक्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा जो वेट ऑफ Hg2I2 एंड वेट ऑफ Hgi2 का रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। कुछ और भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, जिससे हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। अब एक हमारा है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaBr आर रिएक्टेड विथ H2SO4 and whole is converted into Na2SO4. The weight of Na2SO4 is found to be 2 gram. Find out the percentage of sodium chloride and sodium bromide in the mixture. तो इसमें बच्चों जितना दिया गया उतना हम लोग लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड का मिक्सचर है 1 ग्राम है। H2SO4 से ट्रीट कराया गया है, Na2SO4 हमें मिला है। बाकी Cl और Br कहाँ गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है? बस आपको क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन उतना आप लिख दो, बस एक सिंपल सी रिएक्शन बन जाएगी आपकी। 1 ग्राम में आपको NaCl और NaBr की परसेंटेज फाइंड करना है। मान लो इसका वेट x ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। लेकिन अब हमको यहाँ पे ये पता लग गया है कि सोडियम के एटम यहाँ पे प्लस यहाँ पे जितने हो सारे के सारे सोडियम एटम कहाँ पहुँच गए? सोडियम सल्फेट में पहुँच गए। क्लियर? बाकी क्लोरीन इधर है, इधर नहीं है, ब्रोमीन इधर नहीं है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन पे हम POAC अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखा है नो नीड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म इक्वेशन। अदर प्रोडक्ट जो इक्वेशन में फॉर्म हो रहे हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है, हमारा इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना आसानी से टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा। हम POAC सोडियम पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम के जितने भी एटम इधर थे कहाँ चले गए? Na2SO4 में चले गए। तो ऑन अप्लाइंग POAC ऑन सोडियम एटम। क्लियर? इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट इंटू 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 मोल सोडियम सल्फेट में 2 मोल सोडियम है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मोल्स क्या होगा? उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम ब्रोमाइड का मोल्स उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम सल्फेट के मोल्स उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? यहाँ से देखो सिर्फ एक वैल्यू अननोन है x, तो x को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ NaCl के लिए क्या होगा? x अपॉन 1 इंटू 100, उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। परसेंटेज ऑफ NaBr के लिए 1 माइनस एक्स लगा दोगे या 100 से सेपरेट कर दोगे, जिसका सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज NaBr का आ जाएगा। या कैलकुलेशन करना हो तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू 100। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे आराम से POAC की हेल्प से, बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर? अगला एक क्वेश्चन और है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पे डिपेंड है वो भी। ठीक है? इसमें क्या देखो,
18.4 gram of a mixture of MgCO3 and CaCO3 is heated, then for 4.48 liter CO2 is evolved at NTP. Calculate percentage of MgCO3 and calcium carbonate in the mixture. क्लियर? अब इसको हीट किया गया। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, बस वहाँ पे वेट वगैरह नहीं दिया था, यहाँ पे वेट दिया गया। तो सिंपल सी रिएक्शन, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी रेसिड्यू में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी रेसिड्यू में कन्वर्ट होगा, और दोनों से CO2 गैस मिल रही है, जो कि कितना मिल रही है 4.48 लीटर मिल रही है STP पर। और इसका टोटल मास कितना है 18.4 ग्राम है। इसका x ग्राम कंसीडर कर लो, ये हो जाएगा 18.4 माइनस एक्स, या आप ये x लिख लो तो इसका हो जाएगा 18.4 माइनस एक्स। दोनों में से कोई आप कैसे कर सकते हो। क्लियर? अब हम देखो mg पे POC अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि mg के बारे में यहाँ पे इधर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैल्शियम पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम के एटम हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर पाएंगे। हम कार्बन पे अप्लाई कर सकते हैं। कार्बन के टोटल एटम यहाँ पे प्लस यहाँ पे, सारे के सारे कार्बन एटम कहाँ पहुँच गए हैं CO2 में पहुँच गए हैं। तो ऑन अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 उसका वेट अपान उसका मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसका वेट अपान उसका मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 उसका वेट अपान उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, x/84 प्लस 18.4, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू आराम से आ जाएगी, एक अननोन वैल्यू है x आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ MgCO3 कैसे फाइंड करोगे, वेट ऑफ MgCO3 अपान टोटल वेट इंटू 100। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 माइनस परसेंटेज ऑफ MgCO3 हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस तरह ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो अगला क्वेश्चन हमारा, ए मिक्सचर ऑफ FeO and Fe3O4 is heated in air and it gains 5% weight. Find out the percentage of FeO in the mixture. एक हमारे पास मिक्सचर है FeO का और Fe3O4 का है। इसको हमने एयर में हीट कर दिया है और इसका जो वेट है वो 5% बढ़ गया है। अब आपको दोनों का अलग अलग मिक्सचर में परसेंटेज बताना है। कैसे? बहुत ईजी भी है। सबसे पहले तो सबके हम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर लेते हैं। एटॉमिक वेट Fe 56 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। FeO का मॉलिक्यूलर वेट 72, Fe3O4 का कितना होगा 232। क्लियर? 232। अब देखो यहाँ पे FeO है, Fe3O4 है, उसको हमने एयर में हीट कर दिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ Fe टेक प्लेस। यहाँ पे सिर्फ Fe का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे फेरस है, फेरस भैया फेरिक में कन्वर्ट होगा, और इसमें फेरिक है, कुछ पार्ट फेरस भी है, तो फेरिक ही रहेगा और फेरस भी फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा Fe2O3 हो जाएगा, ये Fe2O3 हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ क्या मिलेगा Fe2O3। लेकिन ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो दिस इक्वेशन, दिस रिएक्शन। अब इसमें भी जितने एटम आयरन के यहाँ पे थे और यहाँ पे थे, सारे आयरन कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर से भी आई है, हम POAC ऑक्सीजन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे तो आप काउंट कर लोगे, लेकिन कुछ ऑक्सीजन के एटम बाहर से भी आ गए हैं, वो इसमें ऐड हो गए हैं, और फर्दर हमारे पास ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे प्रेजेंट इतने मौजूद हैं। तो अब ये जो बाहर से कितने हैं ये हमें पता नहीं है, तो हम ऑक्सीजन पे POAC अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आयरन न अंदर से बाहर आया न बाहर से अंदर आया, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, तो आयरन पे, या तो अगर ऑक्सीजन हमें पता होता कि बाहर से कितना आई है तो हम ऑक्सीजन पे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये पता नहीं, तो इसलिए हम लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। POAC फॉर आयरन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ FeO इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe3O4 इंटू 3, सिंस 1 मोल Fe3O4 कंटेन्स 3 मोल आयरन एटम, इज इक्वल्स टू number of mole of Fe2O3 into 2, since 1 mole Fe2O3 contains 2 mole iron atom. At the place of moles, the formula will be weight upon molecular weight, weight upon molecular weight and weight upon molecular weight. Clear? यहाँ पे पूरी इक्वेशन में x unknown है. After calculating, you will get the percentage of FeO, that is x 20.25% हमें मिल जाएगा, 20.25. तो 20.25 में जो x का मास है, x किसका है, FeO का, तो FeO की परसेंटेज ही आ जाएगी। Fe3O4 की 100 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 100 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद Fe3O4 की भी आ जाएगी। लेकिन आपसे सिर्फ आई थिंक FeO की पूछा गया, तो FeO का हो जाएगा 20.25%। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टोइकियोमेट्री कह सकते हो या प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उनसे मिलता जुलता इस लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 3.9 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड एल्यूमिना इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl, देन 2224 ml H2 gas is evolved at NTP. Calculate percentage of aluminium in the mixture. क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे एल्युमिनियम और एल्यूमिना दोनों का मिक्सचर है और दोनों की रिएक्शन हम लोगों ने कराया है। क्लियर? तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्लियर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एल्युमिनियम और एल्यूमिना का मिक्सचर है, इसमें HCl किससे रिएक्शन करेगा, दोनों से करेगा या किसी एक से करेगा। तो यहाँ पे देखो हमने दोनों रिएक्शन लिख दिया है और ये हमें पता होना चाहिए विच विल गिव H2 गैस दैट इज आइदर एल्युमिनियम और Al2O3 और बोथ वी शुड नो। हमें पता होना चाहिए कि कौन H2 गैस लिबरेट करेगा कौन नहीं करेगा, तो वो हमें इनकी रिएक्शन से पता लगेगा। एल्यूमिना की HCl से रिएक्शन से वाटर बनता है, जबकि एल्युमिनियम के HCl के रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। और हमें ये भी पता है बैलेंस इक्वेशन बच्चों यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री का टाइप है, ये POC का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल एल्युमिनियम से हमें 3 मोल हाइड्रोजन मिलती है, और कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका STP पे वॉल्यूम 22,400 ml होता है, तो 3 मोल का कितना होगा, 3 × 22,400 ml होगा। यहाँ पे एल्युमिनियम कितने मोल है, 2 मोल। 2 मोल का मास कितना है, 2 × 27 दैट इज 54 ग्राम हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 × 22,400 ml हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है 54 ग्राम एल्युमिनियम से। कितने ग्राम से, 54 ग्राम। यहाँ पे कितना लिबरेट हुई है, 224 ml। तो 224 के लिए हम मास फाइंड कर लेंगे एल्युमिनियम कितना होना चाहिए, तो इतने ml H2 ऑब्टेन होती है 54 ग्राम एल्युमिनियम से। तो 224 ml H2 गैस विल ऑब्टेन बाई कितने ग्राम से, 100/18 0.18 ग्राम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 0.18 ग्राम प्योर एल्युमिनियम वहाँ पे रहा होगा। क्लियर? अब परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम अगर मिक्सचर की बात करें तो वेट ऑफ एल्युमिनियम अपान मिक्सचर का वेट इंटू 100। वेट ऑफ एल्युमिनियम 0.18 है, मिक्सचर का वेट कितना 3.9 है इंटू 100। तो ये परसेंटेज एल्युमिनियम का आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गए कुछ न्यूमेरिकल्स। अब आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट फिनिश करते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड करेंगे, आप उनको धीरे से प्रैक्टिस करना, और जो नहीं आते हैं उनको आप 1 by 1 हमें कॉन्टेक्ट करके पूछना। अब इसके बाद अगला अपना आज का जो टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के बारे में बच्चों हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज दैट वेट विच कंबाइंस विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसमें मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले, इसलिए आज थोड़ा हम स्पीड में बताएंगे, और जो उस टाइम में हमने जो एग्जाम्पल नहीं बताए थे वो हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे। NH3 में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 14/3। क्लियर? Al2O3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 54/48 इंटू 8 9। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 12/142 इंटू 35.5 दैट इज 3 ग्राम होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर होता है। क्लियर? एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, वैलेंस फैक्टर फॉर नॉन रिडॉक्स कंपोनेंट्स। एन फैक्टर नॉन रिडॉक्स कंपोनेंट के लिए देखो यहाँ पे बताया गया है, किसी भी एसिड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एसिड मॉलिक्यूलर वेट अपान बेसिसिटी होती है। एक हमारे पास एसिड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला होता है H3PO2। H3PO2 का देखो स्ट्रक्चर देखने से हमें ये लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोजन देखने में 3 है, तो हमें लगना चाहिए कि इसका एन फैक्टर 3 होना चाहिए, लेकिन एन फैक्टर यहाँ पे 3 नहीं होता। एक्चुअली एन फैक्टर मीन्स द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर आयोनाइजेबल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, and that hydrogen is ionizable which is directly attached with oxygen atom that is more electronegative atom. Therefore, in case of H3PO2, only 1 hydrogen atom is attached with oxygen atom which is ionizable in aqueous solution. Phosphorus has no more electronegativity, therefore phosphorus cannot release hydrogen into H plus form in aqueous solution. Therefore, those hydrogen which are directly attached with phosphorus, they are not counted as n factor. Only those hydrogen counted as n factor which are directly attached with oxygen or any more electronegative atom.
Clear students? Therefore, in case of H3PO2, only one hydrogen is attached with oxygen. Therefore, in this case, n factor will be 1. And equivalent weight will be molecular weight upon n factor. Now, second acid is phosphorus acid, whose formula is H3PO3. And the structure of H3PO3 is this. According to the structure of this acid, there are 2 hydrogen atoms directly attached with oxygen atom. Therefore, n factor will be 2, not 3, because third hydrogen is directly attached with phosphorus, which is not ionizable. Therefore, equivalent weight will be molecular weight upon 2. The third acid is the third acid of phosphorus is phosphoric acid. It is also known as orthophosphoric acid. In case of orthophosphoric acid, there are 3 hydrogen atoms, and according to structure, all the hydrogen atom is directly attached with oxygen atom. Therefore, all are ionizable and all are considered as n factor. Therefore, equivalent weight of this acid will be molecular weight upon 3, molecular weight upon n factor. Clear? Note, in all cases, basicity of H3PO4 is not equal to 3. Means, it is not necessary that every time the n factor of H3PO4 is 3. It depends upon chemical reaction. If chemical reaction is given, then the n factor will be depend upon the chemical reaction. And if chemical reaction is not given, then you should take n factor of H3PO4 is 3. Okay, student? Now, I am going to discuss some reactions. Example number 1. H3PO4 plus NH2PO4 plus H2O. In this reaction, one OH and one H from this acid combines to form one water. Therefore, n factor of H3PO4 is 1 and equivalent weight will be 1 by m by 1. M is the molecular weight. n factor is also equals to the number of H2O form. n factor हम लोग कहाँ से पता लगा लेंगे? नंबर ऑफ वाटर से, क्योंकि एक वाटर में एक ही H प्लस वहाँ पे होगा और वो H प्लस कहाँ से आया होगा? एक एसिड से आया होगा. तो वाटर से भी n फैक्टर हम पता लगा लेते हैं. द सेकेंड रिएक्शन इज H3PO4 plus 2 NaOH Na2HPO4 plus 2H2O. In this case, 2 hydrogen from 1 mole of H3PO4 and 2 OH from 2 mole of sodium hydroxide combine to form 2 moles water. Therefore, in this case, the n factor of H3PO4 is 2 and equivalent weight will be m by 2. There are some exceptions also in chemistry. Clear? There are some exceptions also in chemistry. There are some compounds in which number of hydrogen is more but the n factor is less. Like in H3BO3, boric acid. The boric acid, its formula is H3BO3 and its structure is B and 3 times OH. That is 3 OH directly attached with boron. Actually, students, boron, the atomic number of boron is 5 and its electronic configuration is 2, 3. Therefore, its valence shell contains only 3 electrons. Therefore, it can form only 3 covalent bond. Clear? Therefore, boron form 3 covalent bond with 3 oxygen atoms. Clear? And after bond formation, boron attains total 6 electrons. Still, it has deficiency of 2 electron. Therefore, another OH minus ion form coordinate bond with boron and to give 2 electrons to boron to complete its octet. Clear students? एक OH माइनस आयन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को प्रोवाइड कर देता है और बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है. तो यहाँ पे बोरॉन ने या बोरिक एसिड ने हाइड्रोजन लिबरेट नहीं किया हुआ है. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमें दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन बोरॉन ने हाइड्रोजन लिबरेट नहीं किया हुआ है. उल्टा इसने क्या किया है? एक OH माइनस आयन को एक्सेप्ट किया हुआ है. एक मॉलिक्यूल ने एक OH माइनस आयन को एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी बेसिसिटी हम लोग क्या बोलेंगे? 1, 3 नहीं बोलेंगे. क्लियर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोरिक एसिड दैट इज H3BO3 इज m by 1, दैट इज मॉलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर और n फैक्टर यहाँ पे क्या है? 1. सिंस H3BO3 does not release hydrogen ion although it accept 1 OH minus ion to form, और जब एक OH minus ion ले लेगा तो इसके पहले इसका स्ट्रक्चर था BOH होल थ्राइस. अब जब एक OH माइनस आयन आ जाएगा तो इसका फार्मूला लिखा जाएगा BOH होल 4 और साथ में एक माइनस आ गया तो माइनस हम ब्रैकेट से ऊपर लगा देंगे. तो बोरिक एसिड के केस में n फैक्टर स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 होता है. इन केस ऑफ बेस, n फैक्टर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू द एसिडिटी. जनरली एसिडिटी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स. जितने OH ग्रुप वो एक मालिक्यूल वाटर में देता है या एक मालिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसका क्या होता है? n फैक्टर होता है. अब यहाँ पे देखो ये सारे बेस हैं, इनके बारे में हमने आपको एक बार पहले भी बताया हुआ है और आज भी एक बार हो गया. अब इसके बाद बच्चों कुछ और भी जैसे हम
NH3 की बात करते हैं। अब NH3 क्या है, एक H+ लेके NH4+ में कन्वर्ट होता है। तो NH3 बेस है और इसकी एसिडिटी क्या है, 1 है, तो इसका इन्फेक्टर क्या है, 1 है। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्या लिखेंगे अमोनिया का, m/1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m/1। ठीक है। इसके बाद कुछ हमारे पास सॉल्ट्स हैं। आपको सॉल्ट्स के बारे में बताया गया था। सॉल्ट्स का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो m/ टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज पर फार्मूला यूनिट होता है। Al2SO4 होल थ्राइस है, 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन है। टोटल पॉजिटिव भी 6 है, टोटल नेगेटिव भी 6 है। इसका इन्फेक्टर 6 हो गया, मॉलिकुलर वेट अपान इन्फेक्टर इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। Na2SO4 2 Na+ होता है, 1 सल्फेट माइनस होता है। टोटल पॉजिटिव भी 2 है, टोटल नेगेटिव भी 2 है, तो इन्फेक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/2 हो गया। क्लियर। अब हम मोहर सॉल्ट की बात करते हैं। मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिकुलर वेट अपान इन्फेक्टर, इन्फेक्टर क्या है 4। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव 4, टोटल नेगेटिव 4। कैसे, Fe पे 2+ है, एक अमोनियम पे 1+ होता है, 2 अमोनियम है, टोटल 2+ हो गया। 2+ यहाँ पे हो गया, 2+ यहाँ पे हो गया, टोटल 4+ हो गया। वाटर न्यूट्रल है, वाटर को काउंट नहीं करेंगे। निगेटिव देख लेते हैं, एक सल्फेट यहाँ पे, एक सल्फेट यहाँ पे, एक सल्फेट पे 2 निगेटिव, एक सल्फेट पे 2 निगेटिव, 2 2 4 निगेटिव है, तो 4 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है। इन्फेक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। पोटासियम आपसे बहुत पूछा जाता है। पोटासियम जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं, इसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्लियर। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव 8, टोटल निगेटिव भी 8। कैसे, देखो यहाँ पे 24 वाटर इसको हटा दो क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, जितना H+ उतना OH- है, इसको हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हम कैटायन और एनायन की बात करते हैं। वाटर कोवेलेंट है, 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे 1+ है, तो 2 पोटेशियम पे 2+ हो गया। एक एल्युमिनियम पे 3+ है, 2 एल्युमिनियम है, 6+ हो गया। 6+ यहाँ पे हो गया, 2+ यहाँ पे हो गया, टोटल 8 पॉजिटिव हो गया। निगेटिव चेक कर लो, एक सल्फेट पे 2 माइनस है और 3 सल्फेट यहाँ पे, 3 2 जब -6 यहाँ पे, तो -6 और -2 -8, तो 8 पॉजिटिव 8 निगेटिव, इसलिए इन्फेक्टर क्या हो गया, 8 हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, m/8। तो बच्चों ये कुछ इक्विवेलेंट वेट, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स थी मेरे पास जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद कुछ और भी आगे रिएक्शंस हैं जिसमें हम लोग इन्फेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग आगे बच्चों नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। तो इतना तैयार कर लो, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए आज तक वो एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे पूछ लो, और शीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।